नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज 22 अगस्त 2020 जैसा कि मैंने कहा था कि 12 बजे आज हम इस पर चर्चा करेंगे, पीएससीएल पर। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं 5 मिनट लेट हूँ, 10 मिनट, क्योंकि मैं एक बैनर बना रहा था छोटा सा, निर्मल सिंह भंगू चोर है, 22 अगस्त लोढ़ा कमेटी चोर है। साथियों, आज बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करनी है मुझे। कि 22 अगस्त 2014 को ऐसा क्या हुआ था। 2 अगस्त 14, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और आज 2020, 5 वर्ष या 6 वर्ष ये संघर्षों का दौर। इस बीच में कई राज्यों की चुनाव भी हुए, केंद्र के चुनाव भी हुए। आज मैंने सिर्फ फेसबुक पर इसलिए आप लोगों को, मैंने सभी को मैसेज दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ मंथन करेंगे, पिछले 5 वर्षों का आकलन करेंगे कि हमसे गलतियां कहाँ हुई, संगठनों से गलतियां कहाँ हुई। और आज भी संगठन कभी भी खुले मंचों पर, खुली मीटिंगों में चाहे सभी को बैठालकर उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। मेरी तकलीफ सिर्फ इसी बात से है। साथियों, 22 अगस्त 2014 का वो दिन, जिस दिन सेबी की पैरवी पर, क्योंकि सेबी ही सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई पीएससीएल इंडिया लिमिटेड को, और सेबी ने पीएससीएल इंडिया लिमिटेड को पैरवी करते हुए 2011 से जो मुकदमा चल रहा था, उससे पहले से चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2014 को यह आदेश दे दिया कि कंपनी अपने समस्त काम, पैसा जमा करने पर, नए धन पर, पुराने धन पर कार्रवाई कर दी, रोक लगा दी। लेकिन बावजूद इसके हमारे सीनियरों ने, सभी राज्यों के टॉप सीनियरों ने, क्योंकि मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात करूं, अपने मंडल आगरा की बात करूं, अपने जिला आगरा की बात करूं, क्योंकि मैं अपने सीनियर का नाम जानता हूं, मैं महाराष्ट्र के सीनियरों का नाम नहीं जानता, मैं मध्य प्रदेश के सीनियरों का नाम नहीं जानता, मैं कर्नाटक के सीनियरों का नाम नहीं जानता, मैं उड़ीसा के सीनियरों का नाम नहीं जानता, मैं गोवा के सीनियरों का नाम नहीं जानता हूँ, मैं बिहार के सीनियर, इसलिए क्योंकि लगता है मैं जिनके सीनियरों के नाम जानता हूँ, मैं जब उनके नाम लेता हूँ तो उनको लगता है सिर्फ हमारा ही नाम लिया जाता है। तो मेरी टीम के जो टॉप थे, शंभू चंद्र जैना, एसएस रेपुरिया जैसे लोग, भीष्म पितामह कहे जाने वाले पदम सिंह वर्मा जी जैसे लोग, जब 22 अगस्त 2014 को कंपनी बंद हुई तो इन लोगों को एहसास था कि कंपनी पर जो आई विपदा है वह शायद बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल में फिर से कंपनी चलने लगेगी, रनअप करने लगेगी और हमारी जो वैल्यू है कंपनी में वह बनी रहेगी। इसलिए शायद मैं समझता हूं कि इन लोगों ने कंपनी का साथ दिया, एजेंट और निवेशक का साथ नहीं दिया। चलिए, मैं मानता हूं इस बात को। हो सकता है कि उनको कंपनी पर पूर्ण भरोसा रहा हो कि जो कंपनी 20 या 25 सालों से चल रही है वह उनके हितों का ध्यान रखेगी। लेकिन आज जब हम 5 वर्ष बाद भी उसी पायदान पर खड़े हुए हैं, उसी जगह पर खड़े हुए हैं, और यदि मेरी भाषा में कहा जाए तो हम शून्य पर ही खड़े हुए हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। क्योंकि 2014 में जब कंपनी बंद हुई उसके बाद ऑफिसों को बंद नहीं किया गया था, ऑफिस उसी प्रकार से खुल रहे थे। दूसरी बात, पीएससीएल पर रोकने लगने के बाद उसकी सिस्टर कंसर्न जो कंपनियां थीं, जैसे कि लोटस, किसान सोसाइटी, उसमें सीनियरों द्वारा फिर भी मीटिंगें करके काम कराया जा रहा था।
अगर कोई उसका विरोध करता तो उसका सस्पेंड लेटर उसके हाथ में दिया जाता था। उसमें से एक मैं हूं कि 22 अगस्त 2014 को कंपनी बंद हुई और 22 जुलाई 2014 को मेरा सस्पेंशन लेटर मेरे सीनियरों द्वारा, मेरे ब्रांच मैनेजर द्वारा मुझे दे दिया गया था, क्योंकि मैं विरोध करता था, गलत का विरोध करता था कि आप जब कंपनी को बंद कर दिया गया है तो आप रिन्यूअल क्यों जमा करा रहे हैं, क्यों किसान सोसाइटी की मीटिंग कर रहे हैं जब हमारा पैसा पीएससीएल का मिल नहीं रहा है और आप किसान में पैसा जमा करा रहे हैं। यही बात हमारे माननीय जैना जी को और रेपुरिया जैसे लोगों को बुरी लगती थी, रोहतास जैसे लोगों को बुरी लगती थी, क्योंकि इन लोगों को कंपनी पर पूर्ण विश्वास था कि कंपनी के पास इतनी संपत्ति है, ये जो हवा का झोंका आया ये चला जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये सैलाब था, तूफान था, एक ऐसा जिसमें सब कुछ बहकर चला गया और उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और उनको लगता था कि पीएससीएल एक बहुत पुराना, इतना मजबूत स्तंभ है, इतना पुराना पेड़ है कि जिसको ये तूफान हिला नहीं सकता। लेकिन सेबी के, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश ने इतनी मजबूती से खड़े हुए उस 25 वर्ष की कंपनी को हिलाकर रख दिया, जहां टॉप से टॉप सीनियर भी भागते नजर आए। ये थी वो कहानी कि कंपनी पर इतना सब कुछ होते हुए जब विपदा आई तो आखिर सीनियरों ने साथ किसका दिया? एजेंटों का नहीं दिया, निवेशकों का नहीं दिया, दिया तो कंपनी मैनेजमेंट का दिया। अगर वाकई में साथ देने की बात होती सीनियरों की, जैना जी, रेपुरिया जैसे लोगों की, अन्य राज्यों के सीनियरों की, तो सबसे पहले डायरेक्टरों के संग बैठकर ये मीटिंग की जाती कि हम किसान लोटस में काम कराएंगे, लेकिन ये पैसा जो है वो आप संपत्ति बेचकर दे दें और पीएससीएल के निवेशकों को इस फंड से मुक्ति दिला दें। तो शायद कंपनी पर आज एजेंट और निवेशक का भरोसा बना रहता, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलता रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे निर्मल सिंह भंगू की नाक कह लो, चाहे गिल या अन्य भट्टाचार्य, उनकी नाक का सवाल कह लो कि वो झुकने को तैयार नहीं हुए, निवेशकों का पैसा देने को तैयार नहीं हुए, उन्होंने एजेंटों की बगावत स्वीकार की। इसीलिए आज सभी का भरोसा टूटा। सीनियरों को गालियां मिलती हैं, सीनियर पिटते हैं केवल इसी वजह से। चलिए, ये तो कहानी थी सीनियरों की। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे जब ये रोजाना की मारपीटें बढ़ने लगी एजेंट मैनेजमेंट की, दिल्ली ऑफिस में भी कुछ लोग हंगामा करने पहुंच जाते थे, तब शायद मैनेजमेंट को लगा कि हमें किसी ना किसी की मदद लेनी चाहिए और वो जरिया था संगठन। जी हां, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। खंडेलवाल, ए.के. राय, नवल किशोर, लाल बाबू यादव, आदरणीय महेंद्र पाल सिंह दानगढ़, हरियाणा से मैं उनका नाम भूल जाता हूं, यादव, हंसराज यादव, रणवीर सिंह चाहर और भी कई लोगों ने मिलकर एक संगठन को जन्म दिया। इसके ये जन्मदाता थे 15 लोग, जिसका नाम रखा गया AISO, ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मूलभूत उद्देश्य था इस ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी में निवेशकों के जो धन फंसा हुआ है उसको दिलवाना, यह उद्देश्य था। लेकिन उन्होंने क्या किया, कंपनी के मैनेजमेंट को बचाने का पहला उद्देश्य रखा। कंपनी के ऑफिसों पर कोई हंगामा ना हो, यह इनका पहला उद्देश्य रहा। कंपनी के टॉप सीनियरों पर कोई जूता पट्टी ना करे, कोई उनको ना मारे, उनका पहला यह उद्देश्य रहा। निवेशकों का धन दिलाना का उद्देश्य तो बहुत पीछे छूट गया। AISO बनाकर पूरे हिंदुस्तान से जहां जहां भी आपके पदाधिकारी बने 200 रुपये प्रति एजेंट या निवेशक या सदस्यता ग्रहण कराई गई। ठीक है, अच्छी बात है, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता, परंतु आज तक
मैं कि ये बात कहता हूं कि एआईएसओ ने कभी भी अपना वार्षिक चिट्ठा नहीं बनाया, कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई, ना कोई खर्चे का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से दिया गया। जिसने भी 200 रुपए दिए या 100 रुपए दिए, उसको यह जानने का हक है कि हमने जो पैसा दिया वह हमारे संगठन ने कहां खर्च किया, लिखित में यह होना चाहिए था। लेकिन एआईएसओ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज तक, जब से 2015 से बना आज तक, कभी भी इस राष्ट्रीय कोष को कितना आया, कहां खर्च हुआ, किसी भी धरने का क्या उद्देश्य था, क्या इसका परिणाम होना चाहिए था, कभी भी सार्वजनिक रूप से मंथन नहीं किया, न सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की। दिसंबर 2015 में एडवोकेट प्रशांत भूषण, उनको हायर किया जाता है अपने केस में पैरवी के लिए, जबकि आप देखेंगे 2 फरवरी 2016 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कंपनी की तरफ से प्रशांत भूषण का नाम है। लेकिन उन्होंने फिर भी जिस प्रकार से संगठन बताते हैं कि प्रशांत भूषण जी को हमने हायर किया है और उन्होंने हमारी बात रखी है, कितना सच कितना झूठ, क्योंकि मैंने कभी उनके फोटो या उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना मीडिया पर आकर कि मैं पीएससीएल का, जबकि मैं प्रशांत भूषण जी की आज बात करूं, प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी के साथ थे। प्रशांत भूषण जी एक समाज सेवी व्यक्ति थे। पीएससीएल में 5,85,00,000 निवेशक, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों का पैसा लगा हुआ था। क्या प्रशांत भूषण जी का हृदय विदित नहीं हुआ कि इतने लोगों के धन के लिए वे लड़ाई लड़ रहे हैं? तो उसके लिए वे सामने नहीं आ सकते थे मीडिया पर। वह नेता भी थे, समाज सेवी थे और एक बहुचर्चित सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी थे। तो आप सोचिए कि नीयत तो संगठन और शायद एडवोकेट की, प्रशांत भूषण जी की उसी दिन से खराब थी कि ये पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि निवेशकों के और एजेंटों के पास इतना धन नहीं था जो शायद उनको हम दे पाते, लेकिन कंपनी के पास, लोढ़ा कमेटी के पास बहुत सारा धन था। हर कोई नेता बन जाए, हर कोई समाज सेवी बन जाए, यह जरूरी नहीं है। उसके लिए एक हृदय भी चाहिए होता है जो पिघलना चाहिए। पीर पर्वत सी हो गई, अब कोई धारा निकलनी चाहिए। साथियों, ये 5 साल किसने कैसे कैसे गुजारे हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। 3 तारीखें की हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने, दिसंबर 2015, जनवरी और 2 फरवरी 2016, जिसका कि मेरे पास लिखित में प्रूफ था। 2 फरवरी 2016 को 15 में ऑर्गेनाइजेशन बना, 15 में प्रशांत भूषण जी को हायर किया और 2000 फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक त्रिशंकु निर्णय दे दिया, जिससे एजेंट, निवेशक त्रिशंकु की भांति बीच में ही लटक गए और सीनियर बच गए। सीनियरों के सर पे जो जूते पड़ने थे वो बच गए। कंपनी मैनेजमेंटों ने उसको अपनी ढाल बना लिया उस ऑर्डर की शीट को, 2 फरवरी 2016 की। क्या ढाल बनाया कि उसमें एक लाइन लिख दी गई थी कि ओनली सेल प्रोसीड कैन पेड टू बी इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड देयर फंड्स इन द कंपनी लैंड। और साथ में जो ऑर्डर था वह था लोढ़ा जी के लिए कि जितनी जल्दी संभव हो सके प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा दिया जाए, जितनी जल्दी संभव हो सके। 6 महीने, कहीं भी ये नहीं था टिल 6 months। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था ये बात, एज सून एज पॉसिबल, ये वर्ड लिखा हुआ है। और आप लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना, एज सून एज पॉसिबल, इन अ 10 years, in a 20 years, in a 50 years, in a 100 years, not as soon as possible. As soon as possible, property sold out,
then investor accept their money. This is the justice. क्या कहेंगे आप न्याय को? यह न्याय हुआ निवेशकों के साथ, 5,85,00,000 लोगों के साथ, 70 लाख एजेंटों को बेघर कर दिया गया कंपनी को बंद करके, लेकिन मैनेजमेंट के एक डायरेक्टर ने भी मुंह नहीं खोला किसी भी मीडिया चैनल पर आकर अगर आप गलत थे तो। किसी भी अखबार में जब ज्योति नारायण जो पहले सीईओ थे वो कहते थे, जब 2011 में कंपनी डूब रही थी, टीवी चैनल पर दिन रात चल रही थी, तब वे कहते थे कि कंपनी घबराइए मती, कंपनी की संपत्ति 75,000 करोड़ की है, हिम्मत रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, 75,000 करोड़ की संपत्ति है, इसलिए आपका पैसा कहीं भी सुरक्षित महफूज है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज कोई भी इस बात को सीनियर कहने को तैयार नहीं है, लिखकर देने को तैयार नहीं है कि वाकई में वो 75,000 करोड़ की संपत्ति बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। आरएम लोढ़ा जी को कमेटी बना दी गई, आरएम लोढ़ा जी की, और उनसे कह दिया गया कि निवेशकों, लेकिन आरएम लोढ़ा जी ने क्या किया, दिल्ली के एक 5 स्टार होटल को पल्स का ऑफिस बना लिया, अपना ऑफिस बना लिया, जिसका लगभग 2 लाख रुपए तो महीने वो किराया देते थे। कहां से पैसा देंगे लोढ़ा जी? अपनी जेब से देंगे? जो यार न्यायाधीश पर जो उनको वेतन मिलता है उससे देते? ये सब क्या चल रहा है? हमने मोदी जी को ईमानदारी का पर्यायवाची मानते हुए गद्दी पर बैठाया था। वर्ष 2014 में जब मोदी जी की लहर आई, मोदी जी आए, तो देश को एक विश्वास था, गरीब जनता को विश्वास था कि हमारे साथ बुरा नहीं होगा, गरीब के साथ बुरा नहीं होगा, मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ बुरा नहीं होगा, किसान के साथ बुरा नहीं होगा, किसी भी समुदाय के साथ बुरा नहीं होगा। लेकिन मोदी जी ने आते ही, क्योंकि मोदी जी के जो सलाहकार थे वो इस देश के कॉरपोरेट थे, और कॉरपोरेट वो होते हैं जो जिस खिलौने में चाबी भर देते हैं ना, वह खिलौना चलने लगता है, प्रधानमंत्री के पद पर हो चाहे राष्ट्रपति के पद पर हो। ये दुनिया जानती है कि सर पर पहनाया हुआ ताज कभी भी फूलों का नहीं होता, वह कांटों का होता है, कांटों से भरा हुआ ताज होता है। और प्रधानमंत्री जी के सर पर भी जो ताज लगा है प्रधानमंत्री पद का, वह कांटों से भरा हुआ है। अंबानी, अडानी, टाटा और न जाने कितने बड़े बड़े कॉरपोरेट जो इस देश को चलाते हैं, रोजगार देते हैं, उनके हाथों की शायद कठपुतलियां बन गए। मैं आज ज्यादा इधर उधर की नहीं बोलूंगा, केवल मैं पीएसएल की ही बात कर रहा हूं। पीएसएल जैसी थी तो तमाम कंपनियां हैं जिनके सीनियर्स बोलने को तैयार नहीं होते, चाहे वह सहारा ग्रुप ले लो। सहारा ग्रुप ने इतनी चालाकी से आज भी अपने ऑफिस खोल रखे हैं, आज भी लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं सुब्रत और राय, लेकिन सहारा का एक भी एजेंट कभी आंदोलन पर नहीं आया, कभी भी एक एजेंट उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने निवेशकों को वहीं की वहीं थाम लिया। रोज वैली, शारदा, किम फ्यूचर, कल्पतरु, कल्पवट, साईं प्रसाद, जीसीए, क्विल, कितने नाम लिए जाएं, कितने। इस देश में एक भी नेता ऐसा नहीं, एक भी नेता ऐसा नहीं किसी भी पार्टी का, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लोकतांत्रिक दल हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो। सोच के देखिए, एक भी व्यक्ति सिंगल ऐसा नहीं आया जब यह मुद्दा दिल्ली जंतर मंतर से लेकर न जाने हर जिले में छाया रहा। सब लोगों ने एजेंटों को चोर बताया। यह किसी ने नहीं कहा कि इन कंपनियों को खोलना सरकार के हाथ में होता है। अगर सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं देगी, सरकार पावर नहीं देगी, तो ये कंपनियां खुल कैसे जाएंगी? अरे एक छोटे से व्यापारी को भी अपना ऑडिट कराना पड़ता है, बैंकों का लेन देन रखना पड़ता है, इतनी बड़ी कंपनियां आपके चलती नहीं। अगर कांग्रेस जिम्मेदार थी तो आपने कांग्रेस को लिखित में जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया सेबी ने कि हाँ आपने इस गलत परमिशन दी, आपने ऑडिट नहीं करवाया, आपको कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना चाहिए था, लेकिन नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई,
चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, मैं कहता हूं। और दम हो तो मेरे को गिरफ्तार करके दिखाइए, दम हो तो मेरे ऊपर मुकदमा करके दिखाइए आप लोग। कोई दूध के धुले नहीं है मोदी जी। आप पूरे देश को बेचने का ऐसा नक्शा खींच दिया है कि आज हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वह व्यापारी वर्ग से हो, चाहे वह किसी भी जाति धर्म से हो, हर व्यक्ति परेशान है। क्या कसूर था उन लोगों का जिनका पैसा लगा हुआ है? आपसे पैसा आपकी जेब का नहीं मांग रहे। आप अपनी सरकारें बनाने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए अरबों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए किसी भी राज्य की सरकारों के पास बसों की व्यवस्था नहीं थी। मजदूर पैदल नंगे पैर छालों के होते हुए सड़कों पर चल रहा था लॉकडाउन में। कहां की राजनीति है? कैसी इतनी गंदी राजनीति क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि जनता ने अपना अधिकार नहीं समझा वोट देने के अलावा। इसलिए क्योंकि उसको पुलिस के डंडे का सामना करना पड़ता, और जिस दिन पुलिस के डंडे को जनता पकड़ ली ना और उसी डंडा उसी पुलिस वाले के अंदर डाल दिया ना, तो पता चल जाएगा कि पुलिस वाले क्या होते हैं, जनता क्या होती है। अभी मैं एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था कहीं के एसडीएम का, वे ऐसे डंडा फटकार रहे हैं। अरे उनको पकड़कर जनता को वहीं पर मार देना चाहिए था। आप एसडीएम हैं, आपका अपना ओहदा है, और आप एक होमगार्ड जैसा ठुल्ले जैसा काम कर रहे हैं। शर्म आती है इस देश की लोकतंत्र में कहते हुए कि इस देश में लोकतंत्र है। दो 2014 से निर्णय, 2016 से निर्णय होते हुए आज 15, 16, 17, 18, 6 साल हो गई। और संगठनों की मैं बात कर रहा था कि संगठनों ने क्या किया उसके बाद। क्या वाकई में उन सीनियरों को भी बैठाल कर पूछा कि ये बताइए, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये पैसा आखिर क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन सीनियर भी बिल में छुप गए। केवल संगठनों की मीटिंगों में आकर जय जयकार करना उन्हें पसंद था, सच्चाई बोलना पसंद नहीं था। और जो सच्चाई बोलता है उसको संगठनों से हटा दिया जाता था, जैसे कि मुझे हटाया गया संगठनों से। सच बोलना गुनाह है इस देश में। सात दिन की भूख हड़ताल की, 25 दिन धरने पर बैठा उसी संगठन के द्वारा, लेकिन नहीं, संगठनों को यह मंजूर नहीं था। आज मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं साथियों, अब भी वक्त है, जाग जाओ और सबसे पहले अपने जिले के उन टॉप सीनियरों के गले की हड्डी बन जाओ, उनके घर पर बैठ जाओ जाकर और उनको खींच कर लाओ, चाहे वह कितने भी वर्ष के क्यों ना हो। उनके खिलाफ मुकदमे करवाइए, क्योंकि जोड़ने का काम जब उन्होंने किया था तो आज लड़ने का काम भी उन्हीं को करना पड़ेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं साथियों, पूरे हिंदुस्तान में आज 6 वर्षों में लोढ़ा कमेटी संपत्तियां नहीं बेच पाई, आपका पैसा नहीं दे पाई, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि ये इन्वेस्टर की संपत्ति है, लोढ़ा के बाप की नहीं है, सेबी के बाप की नहीं है, और किसी नेता के बाप की नहीं है। ये संपत्तियां आपके खून पसीने की हैं। ये संपत्तियां चाहे वह कहीं भी किसी भी जिले का ऑफिस क्यों ना हो। तो साथियों, अपने अपने जिलों में जहां पर भी पल्स की संपत्तियां हैं उन पर आप सामूहिक रूप से जाकर, मैं यही कहूंगा कि सामूहिक रूप से जाकर अपना कब्जा कीजिएगा और कहिए कि इस जमीन को बेचकर हम लोगों का पैसा दीजिएगा। साथियों, जमीनें बिकती रहेंगी, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा, सीनियर नहीं बोल पाएगा, हम मैनेजमेंट से कब तक लड़ पाएंगे? बताइए मुझे। वाकई में संगठनों ने क्या किया बताइए मुझे। हम जंतर मंतर पर 30-30 दिन बैठे रहे, 12-12 दिन का धरने हुए, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? मैं कहता हूं मैं भी शामिल था उन धरनों में, क्योंकि जैसा आदेश मिलता था, मैं कोई इतना बड़ा नहीं, एक पीएससीएल में 4थी रैंक का बंदा था, मात्र 4th रैंक। आप सोच के देखिए मैं क्या कर सकता था। मेरा अपना सीनियर खुद का मेरे कभी साथ नहीं खड़ा हुआ ईमानदारी से, मेरे टॉप सीनियर कभी ईमानदारी से मेरे साथ खड़े नहीं हुए। जब मेरी ब्रांच मैनेजर से लड़ाई हुई तो भी ब्रांच मैनेजर के साथ खड़े हुए थे मेरे सीनियर, ऐसे सीनियर थे वो गद्दार। तो क्या उम्मीद करूंगा मैं, किसके साथ लड़ सकता हूं मैं? सुप्रीम कोर्ट में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी संगठन के लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं,
तो ऐसे तो जब संगठन के लोग होंगे, अपने ही पदाधिकारियों की आप बेइज्जती करेंगे, अपने ही पदाधिकारियों को आप सम्मान नहीं देंगे, अपने ही पदाधिकारियों की बातों को नहीं सुनेंगे, तो आपने संगठन बनाया क्यों था? सिर्फ चंदे के लिए, अपनी जान बचाने के लिए बनाया था। ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइज सबसे करप्ट संगठन है आज की डेट में। सीबी यादव को भी केवल इसीलिए लाया गया है कि जब उन पर दाल निकली तो सीबी यादव, जो कि कांग्रेस के राजस्थान से अपनी पहुंच रखते हैं, उनको राज्यसभा में जाना है, उनको इस संगठन की चिता पर रोटी सेकनी है, पल्स के लोगों पर रोटी सेकनी है। मैं इस बात को आरोप लगाता हूं सीबी यादव पर, और आज वे वही गंदा खेल खेल रहे हैं। कभी ट्विटर के सहारे खेलना चाहते हैं, कभी मीडिया के द्वारा खेलना चाहते हैं। अगर आप में इतनी ताकत है तो राहुल गांधी संग बैठकर कहते क्यों नहीं है, साथ साथ धरना देकर, कि आपने जो हमें दिया था आश्वासन, आपके किसी सांसद ने धरना दिया हो, राहुल गांधी ने कभी कहा हो कि नहीं मैं पल्स का पैसा दिलवाऊंगा, तो मुझे एक वीडियो जारी कर दीजिए आप। क्योंकि बहुत लाचार लोग हैं हम लोग इनकी बातों में आते हैं, कष्ट होता है। हम अपने सीनियर से कुछ कह नहीं सकते, मैनेजमेंट हमारी पहुंच से दूर है। निर्मल सिंह भंगू जेल में है, कोई नेता हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही, जाए तो जाए कहां। लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो हमारे ही लोग अपनों के पीठ में छुरा भौंकने का काम करते हैं। वरना आप खुद सोचिए, जिस 2014 की मोदी सरकार की बदौलत आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उसके बावजूद भी 2017 में हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, आप लोगों ने 2019 में फिर से बीजेपी को वोट दिया। तो अपने ही जब गद्दार है तो हम दूसरों से क्या कहें। साथियों, अब भी वक्त है, अपने वोटों की भी ताकत पहचाननी होगी, अपने हक की भी ताकत पहुंचानी होगी, अपने अधिकारियों की भी ताकत पहुंचानी होगी साथियों। और अब सेबी को भी उसकी औकात दिखानी होगी साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथियों, मजबूती के साथ, संगठन बुरा नहीं होता, संगठन बुराना बना नहीं होता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन संगठन वालों की नीयत साफ नहीं हो तो ऐसे संगठनों को बहिष्कार करना ही अच्छा है। और इसीलिए मैंने ऑल इन्वेस्टर का बहिष्कार बहुत पहले कर दिया था, 2016 में ही बहिष्कार कर दिया था, जब उनकी मुझे असलियत पता लग गई थी। महाराष्ट्र में सुनंदा कदम का संगठन चलता है, बताइए मुझे। ऑस्ट्रेलिया तक जाकर आप केस लड़ते हैं, सब बात करते हैं, सारी चीजें, लेकिन लोढ़ा जी से आज तक किसी ने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। जबकि आप महाराष्ट्र के अंदर रहती हैं और मुंबई में सेबी का हेड ऑफिस है, लोढ़ा जी का ऑफिस है। आज तक इतने संगठन की बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्षा होकर क्या आप लोढ़ा जी से मिल पाई? बताइए मुझे, नहीं मिल पाए। तो फिर क्या संगठन की ताकत? इसलिए साथियों, 6 साल गुजर गए और शायद ये और भी गुजर जाएंगे, गुजरने वाले गुजरते जाएंगे, लोगों का पैसा, रसीदें खोती जाएंगी, बॉन्ड गायब होते जाएंगे, नॉमिनी खत्म होते जाएंगे, और एक दिन ये पैसा नाम मात्र को रह जाएगा, इतश्री हो जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, न्याय भी हो जाएगा, और किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए मैं अब भी सभी से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग ईमानदारी से, ये पहला वर्ड है, पारदर्शी से लड़ना चाहते हैं, मैं उनके साथ जुड़ने को तैयार हूं, अपने साथ जोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि यह लड़ाई का अंत नहीं है, अभी शुरुआत है। अभी सिर्फ 8,000 रुपये मिलना शुरू हुए हैं, और ये कभी भविष्य में भी 20 सालों में भी नहीं मिल पाएंगे इस प्रकार से। सभी संगठनों के पदाधिकारियों से, सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से हाथ जोड़कर आज 22 अगस्त 2020 को, उस काले दिवस पर जिस दिन कंपनी को बंद किया गया था, उस दिन यह मैं निवेदन करता हूं हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपके निर्णय देश हित में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन शायद पल्स वालों के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, जितनी भी चिटफंड कंपनियां थी, एक बार अपनी मंत्रिमंडल में इस पर विचार विमर्श करें, और जल्द से जल्द इन लोगों का पैसा कैसे मिल सकता है, इतनी ज़मीनें होने के बावजूद क्यों नहीं मिल पाया, इस पर विचार मंथन किया जाए और हम लोगों का पैसा वापस। हम कोई राजनीतिक द्वेषभाव नहीं है, ना हम इतने बड़े हैं कि हम राजनीति कर सकें, या हम सिर्फ साधारण लोग हैं, हम सिर्फ वोट डालना जानते हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपने प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि यदि आप वाकई में ईमानदार हैं और चाहते हैं कि देश सशक्त मजबूत हो, तो आप जिन लोगों का पैसा गरीबों का फंसा हुआ है, उनको जल्द से जल्द दिलवाने की कृपा करें।
मैं यही कहूँगा अपने सभी साथियों को नमस्कार। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है, मेरी बातों से आप समर्थन करते हैं, तो इतना शेयर कीजिए, इतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि यह बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाए और एक रिकॉर्ड के साथ सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि मैंने इसमें किसी का भी विरोध या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जितने भी सीनियर हैं वे अपनी ईमानदारी को समझें और पैसा लड़ाने की लड़ाई में आगे आएँ। जय हिंद, जय भारत।